पहली शताब्दी में पिलम अपने रहस्यमय डिजाइन के कारण सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि इस हथियार, जिसका उपयोग रोमन सेना द्वारा किया जाता था, में लकड़ी का एक डंडा और लोहे का सिर होता था, जो आमतौर पर 2 मीटर लंबा होता था। लेकिन वास्तव में इसकी ताकत दो विशेषताओं से आई जो उस समय के लिए बहुत नवाचारी थीं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि टकराने पर यह मोड़ या टूट जाए, ताकि दुश्मन इसे वापस न कर सके। हालांकि इसे रोमन युद्ध का सबसे घातक हथियार वास्तव में जिस तकनीक से फेंका जाता था वह बना। इसकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए पहली शताब्दी में पहले से ही वायुगतिकी का उपयोग किया जाता था और नए रंगरूटों को इसकी सटीकता और शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक घूर्णन गति सिखाई जाती थी। दूसरी सदी में बिच्छू एक महत्वपूर्ण हथियार था। इसकी शक्ति इतनी थी कि यह पिलम को शर्मिंदा कर देता था। यह एक ऐसा हथियार है जो अपनी विशालता के कारण पहले से ही काफी प्रभावशाली होता था, लेकिन यही उसकी बड़ी समस्या भी थी, क्योंकि आप इसे कहीं भी नहीं ले जा सकते थे। हालांकि इसमें एक नवीन तत्व जोड़ा गया जो था गतिशीलता। अबेल ने एक तिपाही या गाड़ी पर क्रॉसबो लगाया जाता था और आप इसे अभी इसी पहाड़ पर और 1 घंटे में अगले पर पा सकते थे, इसलिए यह बहुत खतरनाक हो गया। यह बोल्ट या तीर को बड़ी ताकत और सटीकता के साथ लॉन्च करने में सक्षम था और अक्सर किलों को भेदने के लिए घेराबंदी में या दूर से दुश्मन के गठन को बाधित करने और अराजकता पैदा करने के लिए खुली लड़ाइयों में उपयोग किया जाता था। तीसरी शताब्दी में त्रिरेम सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। यह 3 स्तरों वाले नाविकों के साथ एक उन्नत नौसैनिक जहाज था जो उत्कृष्ट गति और गतिशीलता की अनुमति देता था। प्रौर में कांस्य का एक स्पर से सुसज्जित यह नौसेना युद्ध में एक भयंकर हथियार था। युद्ध में तकनीकी प्रगति के चलते चीनी लोग पीछे नहीं रह सकते थे और चौथी और 5वीं शताब्दी में उनकी महान रचना, जिसे बैलिस्टा के नाम से जाना जाता है, सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई। यह रोमन स्कॉर्पियन के समान थी, लेकिन इसके विनाशकारी शक्ति अधिक थी और तब तक ऐसी खतरनाक हथियार नहीं देखा गया था जो कवच को तोड़ सकता था और खोपड़ियों को मक्खन की तरह भेद सकता था। यह तत्व एशियाई महाद्वीप में इसके विस्तार के लिए महत्वपूर्ण था और जैसे सभी हथियार, अन्य देशों ने जल्द ही इसकी नकल की। 6ठी और 7वीं शताब्दी में बिजान्टिन साम्राज्य ने उन पहले हथियारों में से एक बनाया जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। हो सकता है कि ग्रीक आग सिर्फ एक साधारण तरल पदार्थ था, लेकिन उस समय जब आग पानी के ऊपर भी जलती थी, यह एक भयावह चीज थी। नरक तरल के रूप में जाना जाता है। ग्रीक आग, जिसकी सटीक संरचना स्पष्ट रूप से एक बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य थी, दुश्मन के जहाजों पर फेंकी जाती थी और इसकी विधि इतनी उत्तम थी कि आग तुरंत ही जल उठती थी, बिना एक पल भी लगाए, और समुद्री युद्ध में आतंक फैला देती थी। जैसे ही नाविकों को पता चलता कि यह हथियार पानी पर भी आग लगा देता है, यह खौफ फैलाता था। इसके गुप्त घटकों के बीच कहा जाता है कि इसमें पेट्रोलियम, गंधक और चूना जैसी ज्वलनशील पदार्थों का मिश्रण था। स्वाभाविक रूप से सभी को विशेष रूप से इस प्रकार निर्देशित किया गया कि आग तुरंत भड़क उठे और बहुत महत्वपूर्ण बुझाना असंभव हो। 8वीं शताब्दी में विशाल जहाजों और भयंकर आग की तरह दिखावटी हथियारों का उपयोग बंद हो गया और बात यह थी कि अरबों के लिए 8वीं शताब्दी में कैटापल्ट ने भारी जीत दर्ज की, बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए। अब हम देखेंगे क्यों। तब सामान्य दीवारों के कारण दुनिया में कोई भी हथियार दुश्मन के किलों को पार करने में सक्षम नहीं था। अमीर राजाओं ने बड़े गुलामों की सेनाओं के साथ अपनी रक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़े कंक्रीट की दीवारों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन दीवारें बहुत बड़ी थीं, बहुत बड़ी। और एक समय में जब युद्ध की प्रवृत्ति शांति और रक्षात्मक पहलू की ओर बढ़ रही थी, तब बिजान्टिन और अरबी इंजीनियरों ने इस उपकरण में ऐसी सुधारें की जो ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी का था कि उन्होंने मंगोनेल, ट्रेबुचेट जैसे कई प्रकार के संस्करण बनाना शुरू कर दिया। और यह केवल एक छड़ी नहीं थी जो एक पत्थर को धक्का देती थी, बल्कि वे पहले से ही ऊर्जा के भंडारण के उन्नत भौतिक सिद्धांतों का उपयोग कर रहे थे, आमतौर पर तनाव, मरोड़ या गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके विशाल प्रक्षेप्य को दुश्मन के किलेबंदी के ऊपर से आपके घर की खिड़की तक लॉन्च करने के लिए। हालांकि 9वीं शताब्दी में यह किलेबंदी के बारे में नहीं था, बल्कि गतिशीलता के बारे में था। लगातार चलने वाले वाइकिंग योद्धाओं के सामने एक भयानक चुनौती थी, और वह यह कि वे पारंपरिक हथियारों से अपने दुश्मनों के कवच को तोड़ नहीं सकते थे। इसका हल वाइकिंग कुल्हाड़ी के साथ आया, जो एक साधारण लेकिन घातक साधन था। इसके छोटे हत्थे और धारदार ब्लेड के साथ यह विशाल कुल्हाड़ी, अन्य के विपरीत, युद्ध के बीच में 1 सेकंड में बहुत तेज और विनाशकारी प्रहार करने की अनुमति देती थी। जल्दी ही यह नॉर्डिक क्रूरता का प्रतीक बन गया।
आसानी से कवच और मांस को काटते हुए जिस भी युद्ध के मैदान से वाइकिंग्स गुजरते थे वहां विनाश निश्चित था। 10वीं शताब्दी में यह स्पष्ट था कि वाइकिंग लंबा जहाज सबसे शक्तिशाली हथियार था। यह लंबा और बहुत संकरा था, बहुत अधिक गति के लिए डिजाइन किया गया और इसकी कम गहराई की वजह से यह नदियों और समुद्रों दोनों में चल सकता था। लेकिन यह केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह अन्वेषण और व्यापार के लिए भी कार्य करता था। उनका निर्माण ओवरलैपिंग प्लैंकों और लोहे के रिवेट्स से किया जाता था और उनकी चौकोर पाल और असंख्य चप्पू उन्हें किसी भी अन्य पोत की तुलना में अधिक शानदार युद्धाभ्यास क्षमता देते थे। यह हथियार मुख्य रूप से वही था जिसने वाइकिंग्स को तेजी और कुशलता से अपना शासन फैलाने में सक्षम बनाया। 11वीं शताब्दी, जो घेराबंदी से भरी शताब्दी थी, में तोड़फोड़ करने वाला मशीन सबसे भयानक हथियार बन गया। इसका उपयोग अक्सर प्राचीन और मध्यकालीन युद्धों के दौरान किलों के दरवाजे या दीवारों को गिराने के लिए किया जाता था। इसका रहस्य क्या है? एक भारी बीम जिसमें धातु का सिर होता है, कभी कभी मेढ़े के सिर के आकार का, जो रस्सियों या श्रृंखलाओं द्वारा लटका होता है। वे हमेशा पहियों वाले फ्रेम पर सवार होते थे ताकि उन्हें आसानी से इधर उधर किया जा सके। उन्हें बार बार लक्ष्य के खिलाफ संतुलित करना और धक्का देना पड़ता था जब तक कि वह गिर न जाए। जैसा कि हम जानते हैं, 12वीं शताब्दी में किले बहुत अधिक बन गए और दीवारें, जो दिन ब दिन ऊंची होती जा रही थीं, सैनिकों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थीं। इस स्थिति में घेराबंदी टावरों का फिर से बहुत अधिक उपयोग होने लगा और यह है कि पहले से ही सिकंदर महान के समय में इन मशीनों का उपयोग किया जाता था जिन्हें हेलिपोलिस कहा जाता था, जिसका अर्थ था शहरों का विजेता। इसके पहिए ही 5 मीटर से अधिक लंबे हो सकते थे और यह मूल रूप से पहियों पर एक विशाल महल था जो आपकी दीवार की ओर बढ़ रहा था, जिसमें सैकड़ों सैनिक और घोड़े भी शामिल थे, जिन्हें आपने पहले से ही जान लिया था कि जब भी घेराबंदी के टॉवर का पुल खुलेगा वे आप पर हमला करेंगे। और इस वजह से ये संरचनाएं, जो कि हजारों सैनिकों द्वारा चलाई जाती थीं, किलाबंदी को पार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13वीं सदी में ट्रेबुचेट एक जबरदस्त हथियार था जो कि कैटापल्ट या घेराबंदी टॉवर से कहीं आगे था। अब दीवार पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी और इसने मध्यकालीन युद्ध में एक क्रांति ला दी, क्योंकि इसमें एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन तंत्र का उपयोग किया गया था जो पत्थरों को 180 किलोग्राम तक की भारी शक्ति के साथ फेंकता था, जो किलेबंदी को पार कर देता था और उन्हें ध्वस्त कर देता था। अगर हम दीवारों को गिराने, इमारतों को नष्ट करने या रक्षकों को आतंकित करने की बात करें तो यह हथियार नंबर 1 था। 15वीं सदी में समय पहले से ही आगे बढ़ रहा था और युद्धों का नेतृत्व करने वाले कमांडर अधिक से अधिक लंबी दूरी के हमलों का समर्थन कर रहे थे। तब मध्यकालीन युद्ध में शक्ति का प्रतीक उभरा। लंबी धनुष, अंग्रेजी और वेल्श तीरंदाज इसे घातक कौशल के साथ संभालते थे, जो कवच को भेदने और दुश्मनों को आश्चर्यजनक दूरी से गिराने में सक्षम थे। और वह भी अपनी प्रभावशाली ऊंचाई के साथ यह ऐसी ताकत और दूरी के साथ तीर चलाने की अनुमति देता था जो अन्य धनुषों की छाया को छोड़ देता था। 16वीं सदी में एक ऐसा हथियार आया जिसने सभी हथियारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। और इसके अलावा यह एक समय था जब चीन एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना कर रहा था और उसके सैनिकों को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो कवच को भेद सके, कुछ ऐसा जो उस समय के पारंपरिक हथियारों से संभव नहीं था। तभी अचानक आर्कबुस का आविष्कार हुआ, जिसे पैदल सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शुरुआती आग्नेयास्त्रों में से एक माना जाता है। फिर भी हर चीज की तरह इसका भी एक पहले और बाद का समय होता है, क्योंकि आर्कबुस, जिसमें लंबी नली और मेज से जलने का तंत्र था जो बड़ी शक्ति प्रदान करता था और ट्रिगर के उपयोग को शुरू करने वाले पहले में से एक था, नए चुनौतियों को प्रस्तुत करता था। वह बहुत धीरे धीरे लोड होता था और अक्सर सटीक नहीं होता था, जिससे युद्ध में इसकी प्रभावशीलता काफी सीमित हो जाती थी। फिर 17वीं सदी में मस्केट का आविष्कार हुआ। यह अब निश्चित रूप से 17वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली और उपयोगी चीज थी। हालांकि इसमें एक साधारण तोप थी और इसे मुंह से लोड किया जाता था। इसकी असली ताकत यह थी कि सैनिक इसे बड़े समूहों में इस्तेमाल कर सकते थे। ये बहुत अधिक सटीक थे और इसने पूरी तरह से युद्ध लड़ने के तरीके को बदल दिया। 18वीं शताब्दी में सेनाओं को अधिक शक्तिशाली आग के साथ युद्ध के मैदान पर प्रभुत्व बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। मूल रूप से वे बड़ी और अधिक बार होने वाली विस्फोट चाहते थे। तोपखाना मुख्य समाधान बन गया। मुंह से लोड होने वाली तोपों में बहुत तेजी से प्रगति हुई और विभिन्न प्रकार की कैलिबर और आकार में भिन्नता आ गई। और न केवल यह, बल्कि गतिशीलता भी विकसित हुई। तोपों को, जो आसानी से चलाने के लिए गाड़ियों पर लगाए जाते थे, युद्धभूमि और घेराबंदी और जहाजों में दोनों में इस्तेमाल किया जाता था और इससे अब सैनिकों को भारी मात्रा में गोलाबारी करने की अनुमति मिली। इसके अलावा बड़े पैमाने पर यह एक प्रगति थी जिसने लड़ाइयों की रणनीतियों और परिणामों को बदल दिया। अब दिलचस्प हिस्सा आता है।
19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों के लिए मैक्सिम मशीन गन एक बड़ी प्रगति थी। सर हायरम मैक्सिम द्वारा आविष्कार की गई यह मशीन गन पूर्णतः स्वचालित थी, जो पीछे की ताकत का उपयोग करके कारतूस निकालती, फिर से लोड करती और लगातार फायर करती थी। उनकी उच्च फायर रेट और निरंतर शक्ति ने उन्हें एक ही मशीन से बहुत बड़े दुश्मन पदों को प्रभावी ढंग से दबाने की अनुमति दी, जिससे औपनिवेशिक युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 20वीं और 21वीं सदी में परमाणु हथियार सबसे शक्तिशाली हथियार बन गए, क्योंकि वे धारकों को तुरंत रणनीतिक श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। इस विशाल विनाशकारी शक्ति का अंतिम समाधान परमाणु विखंडन या विखंडन और संलयन के संयोजन पर आधारित है, जो विनाशकारी विस्फोटों में विशाल ऊर्जा जारी करता है। इसे इतिहास में केवल 2 बार ही युद्ध में उपयोग किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। फिर भी यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि तब से 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं और दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार होने के बावजूद उनकी इतनी पूर्ण विनाश क्षमता प्रभावी निवारण को भी बढ़ावा देती है, जिससे बड़े पैमाने पर संघर्षों की रोकथाम होती है। इस प्रकार के कंटेंट का समर्थन करना न भूलें। सब्सक्राइब करें और इस अन्य बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।